दैट इज ऑफ GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ठीक है, GLUT4 इज अ ट्रांसपोर्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल सेल। ये जो GLUT2 है वो तो पेंक्रियाज के अंदर है, जो GLUT4 है ये स्केलेटल मसल सेल और किस टिश्यूज में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। और इंसुलिन जब हाई शुगर को सेल में डालेगा तो किस ट्रांसपोर्टर के जरिए, GLUT4 के जरिए डालेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट सुन ले, देखें फॉर एग्जांपल दिस इज, लिखे जनाब, इंसुलिन बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, those receptor which is present on cell membrane is called of membrane receptors। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे एक सेल ड्रा करें और ये हम हेडिंग दे दें, ये स्केलेटल मसल सेल है। कौन सा है, स्केलेटल मसल सेल। वेरी इजी, हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल सेल है, ये एग्जैक्टली आप इसको लेबल करें कि क्या है, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इन दोनों पे इंसुलिन का एक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब इस स्केलेटल मसल सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल सेल के अंदर अरेंज होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे। दोज हार्मोन हु आर प्रोटीन इन नेचर, जो हार्मोन किस नेचर में होते हैं, प्रोटीन। इसकी 99% रिसेप्टर कहाँ पे होती है, मेम्ब्रेन पे होती है। तो इंसुलिन इज व्हिच हार्मोन, प्रोटीन इन नेचर हार्मोन, देयरफॉर इट्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इंसुलिन बाइंड टू दी मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन इन नेचर, उसकी भी मेम्ब्रेन और रिसेप्टर है। लेकिन T3 हार्मोन खुद जो है स्टीरॉयड नहीं है, लेकिन चोटा इतना है कि वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होते अंदर जाके इफेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो स्टीरॉयड हार्मोन है दे आर इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक है ना, क्योंकि वो तो लिपिड बाइलेयर से क्रॉस हो जाते हैं, लाइक डिजोलो लाइक। लेकिन ये सेंटेंस याद रखे, जितने भी हार्मोन्स हैं और उसकी नेचर प्रोटीन हो, 99% उसकी रिसेप्टर कहाँ पे होती है, सेल मेम्ब्रेन पे होती है। So this insulin itself is a protein in nature hormone, therefore it will bind to the membrane receptor। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम ही इंसुलिन रिसेप्टर होता है। क्या होता है, इंसुलिन। अब यहाँ पे लेके then insulin activate सेकंड मैसेंजर, किसको एक्टिवेट करेगा, सेकंड मैसेंजर। अब क्वेश्चन फ्रॉम द होल क्लास, व्हाट इज दिस सेकंड मैसेंजर इन द सेल एक्टिवेटिंग बाय इंसुलिन? नहीं, शाबाश, यही तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज ऑफ द लेक्चर है, बिल्कुल ठीक है, इंपोर्टेंट। कि जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे एक्ट करे, फर्स्ट मैसेंजर तो कौन है, इंसुलिन खुद है, क्योंकि ये सेल को जो मैसेज लाने वाला है लाइगेंड है, वो तो क्या है, इंसुलिन। जब इंसुलिन यहाँ पे एक्ट करेगा, रिसेप्टर को कुछ एक्ट करेगा, तो रिसेप्टर पे कुछ इंफॉर्मेशन देगा और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू सेल के अंदर चेंज आएगी। अब इस सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर होता है, इनएक्टिव होता है, बट इट बिकम एक्टिवेटेड व्हेन रिसेप्टर अटैच टू द इंसुलिन। जब इंसुलिन पे रिसेप्टर बाइंड हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाए, तो फिर सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा। तो व्हाट इज द सेकंड मैसेंजर फॉर इंसुलिन? हाँ, एनीवन? हाँ ब्रो, ओके नेक्स्ट, शाबाश, एनीवन? हाँ, अभी ना सुबह हुआ, तुक्का तुक्का, लेकिन गूगल नहीं। हाँ, शाबाश, आप बताएं, आपको कह रहा हूँ पीछे ना देखे, आप बताएं। हाँ, शाबाश, CMP नहीं, हाँ फैसल बताएगा ना। हाँ, माधव को पता है। ओके, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन काइनेज। एग्जांपल ले ले, राइट, टायरोसिन काइनेज। अब ये एमसीक्यूज आता है, दिस इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। इंसुलिन की जो सेकंड मैसेंजर है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो दिस इज द एंजाइम present in the cell which is inactive but become activated when the receptor attach with the insulin। जब इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करे तो वो सेल के अंदर जो नेक्स्ट बंदे को या नेक्स्ट सब्सटेंस को ये एक्टिवेट करेगी,
वो सेकंड मैसेंजर होगा और उसका नाम क्या है? टायरोसिन काइनेज। अब टायरोसिन काइनेज का काम क्या है? एक्टिवेट, it will increase and open GLUT4 transporter. In the cell. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इधर फोकस करें। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करे, ये पहला स्टेप है, तो फिर इंसुलिन इस रिसेप्टर के जरिए सेल के अंदर टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। इसको टायरोसिन, और इस सेल के ऊपर मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर पहले से होते हैं, चैनल्स होते हैं, लेकिन वो क्लोज होते हैं, और इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। क्या नाम है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में पहले से होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब इनको ओपन करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए? टायरोसिन काइनेज। प्लीज फोकस करें। तो टायरोसिन काइनेज के दो काम हैं। अगर सेल पे नंबर्स ऑफ GLUT4 2 है तो ये 4 भी बना सकते हैं। इसका मतलब जो टायरोसिन काइनेज है, ये एंजाइम है, ये मेटाबॉलिज्म के जरिए ये जो GLUT4 है प्रोटीन होती है, ये नंबर्स भी बढ़ा सकता है और पहले से बने हुए GLUT4 की ओपनिंग भी कर सकता है। बात समझ गए कि नहीं? तो जब ये ओपन हो जाए, सुन ले, GLUT4, तो GLUT4 जब ओपन हो जाएंगे तो अब इसके रास्ते खुले हो गए। एनवायरमेंट बिटवीन आउटसाइड इनसाइड द सेल ओपन हो गया ना। अब इंसुलिन आया तब था जब ब्लड शुगर लेवल क्या था? ज्यादा। जो हाई ग्लूकोज है वो आउटसाइड ज्यादा है कि इनसाइड? आउटसाइड। तो ग्लूकोज इन ट्रांसपोर्टर के जरिए सेल के अंदर आते रहेंगे कि नहीं, और जो ब्लड शुगर है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। हमने कहा था कि इंसुलिन हेल्प इन द ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल, स्पेशली स्केलेटल मसल सेल एंड adipose tissue by the help of GLUT4 transporter due to the activity of टायरोसिन काइनेज। ये मेन इसका मेन पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? अगर ये टायरोसिन काइनेज काम ना करे तो फिर इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकती। ये भी डायबिटिक पेशेंट में होता है। डायबिटीज पेशेंट में कभी कभार इंसुलिन जो होता है फिर भी ग्लूकोज कम नहीं होता। उनमें से एक वजह ये होता है कि कौन सा एंजाइम काम ना करें? टायरोसिन काइनेज काम ना करें। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लेके the excess glucose will enter to the cell, ग्लूकोज सेल को एंटर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, रिमेंबर है, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए बहुत से लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यार जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को सेल में डालता है, किस ट्रांसपोर्टर के जरिए? GLUT4 के जरिए। अब कैसे डालता है? ये मैकेनिज्म लाना चाहिए कि सबसे पहले जो इंसुलिन है वो अपने टारगेट सेल के ऊपर किसको अटैच करेगा? मेम्ब्रेन रिसेप्टर। किस पे? मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मेम्ब्रेन रिसेप्टर के जरिए सेल के अंदर किस एंजाइम की एक्टिवेशन होती है? टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी GLUT4 ट्रांसपोर्टर की ओपनिंग भी करेगा और उसकी नंबर भी बढ़ाएगा डिपेंडिंग अपॉन सीरम ग्लूकोज लेवल। अगर सीरम ग्लूकोज किसी का 200 है तो बहुत कम ज्यादा है, अगर किसी का 350 है तो बहुत ज्यादा है। तो हमें GLUT4 बढ़ाने चाहिए कि नहीं? इसलिए बढ़ाने चाहिए ताकि रास्ते ज्यादा हो। रास्ते ज्यादा होने का मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा हम किसको इन करें? ग्लूकोज और सीरम ग्लूकोज को कम कर दें। क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली एमसीक्यूज ये याद रखें कि इंसुलिन ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाता है बाय विच सेकंड मैसेंजर सिस्टम? टायरोसिन काइनेज। लेकिन कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में एंड स्केलेटल मसल सेल में। जब तक सेल को ग्लूकोज ना मिले तो ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है और इससे क्या मिलती है? एनर्जी, एटीपी। और अगर ग्लूकोज सेल को ना मिले, कैन द सेल सर्वाइव? नो। और यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से। डायबिटिक पेशेंट की लाइफ स्पेन कितनी होती है? सालों सालों तक वो रहता है कि नहीं? 30 साल से किसी को डायबिटीज है, 40 साल। और ब्रेन को अगर ग्लूकोज ना मिले कितने वक्त के लिए? 90 सेकंड। कितने वक्त के लिए? तो 90 सेकंड इज 1.5 मिनट। 1.5 मिनट तक अगर ब्रेन सफर फ्रॉम ग्लूकोज तो पर्सन विल डाई। क्लियर है कि नहीं? कहते हैं कि अगर किसी की ब्रेन को, न्यूरॉन को ग्लूकोज ना मिले 1.5 मिनट से 2 मिनट तक तो बंदा अनकॉन्शियस होकर गिर सकता है, मर सकता है। अब डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन काम करता है?
हाँ जी, नहीं करता। डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ज्यादा ब्लड में, इसलिए कि कौन सा बंदा काम नहीं करता, इंसुलिन। या तो ये होता नहीं है या है तो काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा डायबिटीज जिसमें इंसुलिन है नहीं, वो टाइप 1 डायबिटीज है। जिसमें है लेकिन काम ना करे, वो टाइप 2 डायबिटीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका ग्लूकोज तो ब्लड में ज्यादा है, सेल को नहीं मिल रहा, तो उसकी ब्रेन को फिर ग्लूकोज कैसे मिलेगी। जिसको ये क्वेश्चन पता है रेज योर हैंड। जो ब्रेन सेल है न्यूरॉन, इसको भी सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। और हम कहते हैं कि सेल को ग्लूकोज अपटेक कराने के लिए किसकी एक्टिविटी चाहिए, तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन होता है नहीं, तो फिर ब्रेन सरवाइव कैसे करता है। सही है ना। फिर तो डायबिटिक पेशेंट 2 मिनट में मरना चाहिए, वो तो 30-35 साल रहता है। हाँ, ब्रेन को किस तरह ग्लूकोज मिलता है इंसुलिन के बगैर। क्या बस 1 मिनट ले ले, सारे डिस्कस करके आंसर दे दे। हाँ जी, हाँ, बस बस, डिस्कशन फिनिश। एनीवन, ग्रुप 2 कहाँ पे, ब्रेन खबर न्यूरॉन। हाँ, क्वेश्चन ये है, आखिरी बात, क्वेश्चन ये है कि किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ब्रेन सेल के लिए वो क्या है, वो ग्लूकोज है। और सेल को ग्लूकोज अंदर कराने के लिए किसकी एक्टिविटी चाहिए, इंसुलिन। तो डायबिटिक पेशेंट में तो इंसुलिन है ही नहीं, तो फिर उसकी न्यूरॉन को ग्लूकोज क्यों मिलता है, किस तरह मिलता है, वो अलग चीज है। हाउ द न्यूरॉन रिसीव ग्लूकोज। तो रिमेंबर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी देयर ओन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब हर जगह की ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिफरेंट है। इस तरह बीटा सेल में GLUT2 है, स्केलेटल मसल सेल में GLUT4 है, तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये है यार, आप लोग एक चीज सोच ले, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको ग्लूकोज अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत हो नहीं होती, और कुछ सेल को ग्लूकोज डालने की इंसुलिन की जरूरत होती है। बॉडी के सिर्फ 2 एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे जब भी हम ग्लूकोज की एंट्री कराएंगे सेल में, तो हमें किसकी काम चाहिए, इंसुलिन। उनमें से एक स्केलेटल मसल सेल है और एक और एडिपोज टिश्यू। इसके बगैर बॉडी के जितने भी सेल हैं उसको ग्लूकोज फ्री मिलती है। क्या मिलती है, फ्री। इसलिए उसको कहते हैं, इन दोनों एरियाज को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे इन दोनों एरियाज के अंदर बातें नहीं, इन दोनों एरियाज के अंदर, किन एरियाज में, स्केलेटल मसल सेल और एडिपोज, इसको ग्लूकोज डालने के लिए किसकी जरूरत है, तो हम कहते हैं दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ब्रेन के अंदर ग्लूकोज अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत हो नहीं होती, उसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो कल से हमारा ये टारगेट है कि इंसुलिन डिपेंडेंट क्या है और इंसुलिन इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कल हम ग्लूकागॉन के साथ ये एंडोक्राइन फिजियोलॉजी वाइंड अप करेंगे। तो परसों से इंशाल्लाह एंडोक्राइन की पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।